आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि इंडिया ने टॉप 100 कंपनीज में वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो हमारी एक भी कंपनी नहीं खड़ी है। और तो और भारत का जो स्टॉक मार्केट की वैल्यू है उस टोटल कैपिटल मार्केट की वैल्यू को इन टॉप 10 कंपनीज ने पछाड़ दिया है, जिसमें भारत की एक भी कंपनी नहीं है। मतलब दुनिया की इमर्जिंग मार्केट की 10 कंपनी और भारत की सारी हजारों कंपनियां जो लिस्टेड हैं, जो मार्केट कैपिटल मार्केट में लिस्टेड हैं हजारों की संख्या में, उन सबकी वैल्यू एक तरफ और टॉप 10 कंपनीज की वैल्यू एक तरफ। सोचने वाली बात यह, कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सोचने वाली बात यह, मार्केट कैप में हाल ही में साउथ कोरिया ने भारत को पछाड़ दिया था। अभी ताजा ताजा अपडेट है कि एक दो दिन में आगे पीछे हुए हैं फिर से, लेकिन विचारणीय तथ्य यह है कि भारत इन टॉप 10 में इमर्जिंग मार्केट की जगह पर एक भी अपनी कंपनी खड़ा नहीं कर पाया। यह बहुत बड़ा सेटबैक है भारतीय बाजार के लिए, और उससे ज्यादा एक नसीहत कि अगर हम यही सोचते रह गए तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं। ये टॉप 10 कंपनीज है, एक बार देख लीजिए। ताइवान सेमीकंडक्टर, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। आप कहेंगे इसमें तो एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट के नाम ही नहीं है। मैं इमर्जिंग मार्केट की बात कर रहा हूं, वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इमर्जिंग मार्केट में एसके हाइनेक्स, टेंसेंट, अलीबाबा, मीडिया, डेल्टा कंपनीज के साथ साथ देश भी देखें तो ताइवान, कोरिया, चाइना, ताइवान, कोरिया, चाइना। भारत के हाल कहां है तो एचडीएफसी और रिलायंस जो 7वें 8वें नंबर पर हुआ करती थी, अब वो 11वें 12वें नंबर पर पहुंच गई हैं। अगर 10 कंपनी, मतलब इसके बारे में कहा जाए कि एमएससीआई इंडेक्स अगर 100 कंपनियों से मिलकर बना हुआ है तो भारतीय बाजार का वेटेज मात्र 10.87% रह गया है। 2024 में यह 18% से ऊपर था। 24 से 26 आते आते 10% मार्केट, मतलब अगर 100% की वैल्यू बास्केट की है एमएससीआई की, आपका हिस्सा घट के 10%, 2 साल में 8% मार्केट चला गया आपका। वहीं ताइवान 26% मार्केट अकेला लेके बैठा है। ताइवान जो आज तक इस बात पर कंफ्यूज है कि हम देश भी हैं कि नहीं है, चाइना वाले एनी टाइम क्लेम किए हुए हैं। कोरिया 23% बाजार लेकर, मतलब मार्केट की जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें ताइवान, इमर्जिंग मार्केट में ताइवान 26% मार्केट लेके बैठा है। चाइना 20% मार्केट लेकर। ये वेटेज का अगर आप हिस्सा देखें तो ऐसे है ये। मतलब आप देखिए कि भारत कहां खड़ा हुआ है तो 10% के साथ चौथे नंबर पर खड़ा हुआ है। बाजार में 75, लगभग 70%, 26% ताइवान लेके बैठा है, साउथ कोरिया 23% लेके बैठा है, 20% के साथ में आपका ये चाइना बैठा हुआ है। और भारत कहां खड़ा हुआ है? भारत 10% के साथ। 2024 में इसी रैंकिंग में भारत 18.2% का हिस्सा रखा हुआ था। तो हमारी पाई सिकोड़ किसने दी? ट्रंप अकेले ने भारत के साथ खेला किया क्या? या स्टेट ऑफ हॉर्मुज से तेल हम ही मंगाते थे? भाई हम तो पढ़ते हुए बड़े हुए हैं कि तेल साउथ कोरिया, चाइना, ताइवान सबको चाहिए था। उसके बावजूद भी असर हमारे ऊपर दिखाई दे रहा है। मार्केट श्रिंक हुआ है हमारा, और श्रिंक होने के साथ साथ बड़ी बात यह कि ताइवान की एक इकलौती कंपनी टीएसएमसी भारत के कुल बाजार टोटल मिलकर 10% को हैंडल कर रहा है। 14.46% लेकर घूम रही है भाई। अब इसमें अगर देखा जाए कि इस 100% पाई में सबसे बड़ा रोल कौन सा प्ले कर रहा है, कौन प्ले कर रहा है, तो आंसर निकल कर आता है एआई का, सेमीकंडक्टर्स का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। 43% बाजार, यानी कि उभरते हुए बाजार में भारतीय कंपनियां क्यों नहीं है? तो आंसर है क्योंकि सब आईटी में पिछड़ गए। अरे आईटी के लिए तो, आईटी और सॉफ्टवेयर के लिए तो इंडिया को जाना जाता था। करें क्या साहब, हमारे देश में तो कई ऐसे दिग्गज भी हैं ना जो 70 घंटे काम कराना तो पसंद कर रहे हैं, लेकिन आईटी में एंट्री के नाम पर कि पैसा उनसे कोई लगवा ले, तकनीकी के नाम पर नहीं। वो 25,000 रुपए का उठा करके बैक बेंचर बना करके कि भाई बेंच पे बैठ जाओ, कोडिंग सीख लो, यही सेब सिखाना है, यही बेचना है, वही करने वाली कंपनियां हमारे देश में बैठी हुई हैं। जिनको कहा गया था कि अरे कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टल पर काम कर पा रहे तो वर्टिकल एआई ले आओ, अपने फील्ड के लिए ही एआई बना लो, पैसा कौन खर्च करे? बिलियंस ऑफ डॉलर कमाने वाली भारत की दिग्गज आईटी फर्म्स, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, तमाम कंपनी पैसा खूब कमाई सर्विस दे दे करके। आज वही सर्विस सेक्टर हाशिए पर खड़ा हो गया क्योंकि उनके सारे काम को एआई क्लिक पे कर दे रहा है। और एआई को चलाने के लिए सेमीकंडक्टर चाहिए। जिन कंपनीज ने एआई और सेमीकंडक्टर में काम किया, बाजार का 50% हिस्सा लेके बैठी हुई हैं। इसी कारण से इंडिया टॉप 100 में कहीं नहीं खड़ा। ये टॉप 100 की लिस्ट में भारत का पहले जो कंपनी आती है, रिलायंस आती है, वो आती है साहब आपके 105वें पायदान पे। भारत की पहली कंपनी, दुनिया के टॉप 100 कंपनीज में भारत की एक भी कंपनी नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ एक इकलौती कंपनी अमेरिका की एनवीडिया भारत के कुल बाजार की वैल्यू से ऊपर की वैल्यू रखती है। भारत का टोटल जो मार्केट कैप है बाजार का, सारी कंपनियों की सारी संपत्ति जोड़ जाड़ लो तो वो $4.5 ट्रिलियन बैठता है। अमेरिका की एनवीडिया अकेली $5.25 ट्रिलियन पर खड़ी है।
एक कंपनी नहीं है उनके पास एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, ये सब ट्रिलियंस डॉलर में खड़ी हुई हैं। यही कारण है कि भारत की जो वैल्यू है वो साउथ कोरिया से भी नीचे गिर गई। भारत ने, हालांकि आज खबर आई कि साहब ये एक दिन आगे निकल गए, पर कारण को समझें। सबसे बड़ा कारण क्या है? एआई। और ये बहुत बड़ा कारण है। इसको ऐसे समझने की आवश्यकता है कि दुनिया में इस समय निवेशक दौड़ के भाग रहा है एआई के पीछे। टेक जाइंट $700 बिलियन साल के हिसाब से खर्च कर दे रहे हैं कि नहीं, एआई में पैसा खर्च करो। निवेशक जिस चीज में बूम देख रहा है वो कन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट में लगा ही नहीं रहा, वो देख रहा है कि किस कंपनी ने एआई और सेमीकंडक्टर में काम किया, पैसा लगाओ। HDFC हो या फिर RIL हो, इनके ऊपर नाम ही नहीं आ रहा। आज भारत के बाजार को अगर आप उठाकर देखते हैं पिछले एक साल में, तो HDFC 23% गिरी है बैंकिंग के सेक्टर में। इनका तो कोई वो वाली बात है साहब, हमारा तो कोई दोष ही नहीं था। दोष क्यों नहीं था? बाजार गिर रहा था, लोगों में आप में इंटरेस्ट नहीं आया, क्योंकि अर्थव्यवस्था को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। बैंकिंग के शेयर गिरना अर्थव्यवस्था का गिरना होता है, कि आपने रिप्रेजेंट कर दिया कि यार लोगों को ना बैंकिंग में इंटरेस्ट आ रहा है तो बैंकिंग गिर रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज देश का एक बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट, जिसको तमाम प्रकार के ब्रांड्स चलाने, एक साल के अंदर 12.73% बाजार, अगेन अर्थव्यवस्था को रिप्रेजेंट कर रहे हो आप। ये हो, टाटा हो, जो बहुत सारी कंपनीज चलाते हैं, अगर आपका भाव गिर रहा है इसका मतलब अर्थव्यवस्था पर कोई नुकसान दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ, मतलब आप सोचने वाली बात यह है कि वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर की और कंपनीज जो हैं वो अपने स्तर पर एआई के अंदर काम करती जा रही हैं। एआई का यूज करने में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूजर हो रहे हैं हम बनाने वाले होने चाहिए थे। हम वो व्यक्ति होने चाहिए थे जो बना के लोगों से कहते कि यूज करो। एआई बनाने वाले होते। दुनिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो एआई में दूसरी सबसे बड़ी चीज है सेमीकंडक्टर। जिनके पास चिप ज्यादा अच्छे से बनी हुई है वो एआई का यूज करवा पा रहे हैं। हम सेमीकंडक्टर में भी पिछड़े हुए हैं। आज आप अगर उठाकर देखें तो जो ताइवान की कंपनी, जिसका इतना बड़ा बाजार वेटेज देख रहे हैं इस पूरी MSCI रैंकिंग में, वो सेमीकंडक्टर बनाती है। सैमसंग सेमीकंडक्टर बनाती है। SK हाइनेक्स। इंटरेस्टिंग है, इन सब पर तमाम प्रकार के प्रतिबंध लगे हैं, इन सब पर सब तरह की पाबंदियां लगी हैं, इन सब के स्टॉक चढ़े हुए हैं। SK हाइनेक्स सेमीकंडक्टर बना रही है, एक साल के अंदर 775% मार्केट बढ़ा है। ताइवान सेमीकंडक्टर एक साल में 111% स्टॉक प्राइस इंक्रीज हुआ है। सब पे टैरिफ थे, सबको हार्मुज ने मारा। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स साउथ कोरिया एक साल में 399% ग्रोथ दी है। साउथ कोरिया। यही कारण है कि भारत से बाहर निकल के भाग रहा है FPI। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर कह रहा है मैं भारत में पैसे क्यों लगाऊं, मैं तो इन देशों में बढ़ाऊंगा ना जब पिछले एक साल में पैसा 4 गुना हो जा रहा है, वहां चलेंगे। FPI इसलिए विड्रॉ हो रहा है हमारे देश से। बड़ा से है, मतलब हमारे पैसे निकलने के पीछे का बड़ा कारण है भारत का एआई से, IT से, सेमीकंडक्टर से मुंह मोड़ के खड़ा होना, हमारे दिग्गजों का, हमारी सरकारों का इन्वेस्टमेंट करने से बचना। R&D को हमने प्रायोरिटी नहीं दी। GDP में 1% से भी कम हम रिसर्च पर पैसा खर्च कर रहे हैं। नौकरी, IIT से निकला हुआ आदमी भी सरकारी बाबू बनने की तैयारी में लगा हुआ है कि मैं IAS बन जाऊंगा, मैं स्टेट VCS बन जाऊंगा, मेरी जिंदगी सेट हो जाएगी। कारण एवेन्यूज ही नहीं दे रहे हो। पैसा बहुत बड़ा एवेन्यू हो सकता है। यही कारण है कि हमारे यहां से FPI ले दमादम भागने लग रहे हैं। 60-60 हजार करोड़ रुपए जून के अंदर 60 हजार करोड़ बाजार से निकालकर विदेशी निवेशक भारत से निकाल के दूसरे बाजार में चला गया। जो यहां से गया तभी तो दूसरे का बाजार चढ़ा, उनका चढ़ रहा है वहां चलो। हम कर क्या रहे हैं? सरकार को अब समझ में आएगी, चलो एक काम करो, उनके कैपिटल गेन टैक्स को हटा दो। आप उम्मीद नहीं दे रहे हो, आप ब्राइट स्पॉट नहीं दे रहे हो। सरकार ने अभी FPI के ऊपर से, हमारे देश में बहुत दिग्गज लोग भी रहे हैं, जैसे कि बेचारे एक CFO रहे हैं जो ये मोहनदास पाई हैं, ये इन्फोसिस के अंदर रहे, ये समझाते रह गए इन्फोसिस वालों को कि भैया वर्टिकल AI खड़ा कर लो, एटलीस्ट IT के लिए AI बना लो। 40-50 बिलियन डॉलर का खर्चा अगर आ भी जाता है आप लोगों का, तो उससे आप पैसे और कमा सकोगे ना। नहीं, AI बूम है, कुछ नहीं होगा। आप उठाकर देखिए पुराने लोगों के, नारायण मूर्ति जैसे लोगों के विचारों को, आप बूम है जी बूम, कुछ नहीं होगा, ये बूम फुस हो गया। आज देश का IT सेक्टर है जो हमारे देश का बड़ा रिप्रेजेंटेटिव है, वो इस तरह से गिरा पड़ा है। वर्टिकल AI को लेकर तमाम प्रकार की सलाह रही है। खैर, आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें। बड़ा लेसन भारत के लिए है, भारत के नीति निर्माताओं के लिए है कि देश की मजबूती आर्थिक मजबूती से सेट होती है, और आर्थिक मजबूती में बाजार का बड़ा रोल होता है। और जो बाजार का बड़ा रोल है ना, उसके लिए आवश्यक है कुछ ऐसी नीतियों का समय रहते फैसला लेना। सरकार को आवश्यक है कि जो सेमीकंडक्टर के लिए उन्होंने PLI स्कीम अगर चलाई है तो उनको समय से एग्जीक्यूट करवाएं।
एग्जीक्यूशन फास्ट करें, देश की कंपनीज को डेडिकेटेड तरीके से, जैसे हम कभी भूख से लड़ने के लिए ग्रीन रेवोल्यूशन कर गए थे, दूध से लड़ने के लिए हम लोगों ने फ्लड कर दिया था, ऑपरेशन फ्लड कर दिया था, दूध की सफेद क्रांति ले आए थे। आईटी के सेक्टर में हमें सेमीकंडक्टर्स के लिए बहुत तेजी से आने की जरूरत है। भारत की सरकार को चाहिए कि टॉप कंपनीज को फोकस करके कहे कि नहीं यही एरिया है, काम करो अब आप इसमें, ये सलाह मत दो क्या है अच्छा क्या है बुरा, अदरवाइज तो सर आपके सामने चीजें हैं। खैर, आप लोग इस विषय पर आपकी क्या राय रखते हैं जरूर बताइए, क्योंकि कई मैंने लोगों की राय सुनी है, जैसे देश के कई बड़े नेताओं की राय सुनी है कि एआई तो बूम है जी। आपको क्या लगता है बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद।